हेलो दोस्तों, गुड हिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। हम लोग का चैप्टर जो चल रहा था 10th क्लास का, वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था। और यदि आप लोगों ने पिछली जो 2 वीडियोज़ हैं उनको आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, अन्यथा हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप प्रीवियस की 2 जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। और यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग पहुँचे कहाँ तक थे। हम लोग पढ़ लिए थे, यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद वियना समझौता, वियना कांग्रेस हुआ। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 में हुआ। 1815 में क्यों हुआ? क्योंकि नेपोलियन उसमें पराजित हो गया। और जब पराजित हुआ तो वियना कांग्रेस समझौता हुआ। और ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और वियना कांग्रेस जब हुआ तो उसमें 3 बदलाव हुए। 3 बदलाव क्या क्या हुए? राजतंत्र की बहाली कर दी गई और ब्रूवंश पुनः सत्ता में आ गया। उसके बाद नेपोलियन के सभी आदेश क्या कर दिए गए? निरस्त कर दिए गए। और निरस्त किए गए उसके बाद क्या हुआ? 19वीं सदी में फ्रांस को राजतंत्र की बहाली के बाद 2 बड़े पक्ष बने। जब फ्रांस में फिर से राजतंत्र दोबारा सामने आया तो 2 पक्ष बने। 2 पक्ष कैसे बने? एक राजतंत्र की बहाली के समर्थन में पक्ष बना और एक राजतंत्र की बहाली के विरोध में पक्ष बना। तो समर्थन में जो पक्ष बना वो वियना समझौते के निर्णयों से क्या था? खुश था। लेकिन बहाली में जो पक्ष बना विरोध में, तो विरोध में जो पक्ष बना वह नया वर्ग था। और वह नया वर्ग, जो नए वर्ग में जो भी व्यक्ति शामिल थे, वो वियना समझौता जो था उसके निर्णयों से नाराज थे। और यही जो वर्ग कहलाया, यह क्रांतिकारी वर्ग कहलाया। तो क्रांतिकारी आप लोगों को वर्ग समझ में आ गया होगा कि जो वियना समझौता है, वियना कांग्रेस है, उसके विरोध में ये नया वर्ग उत्पन्न हुआ था। और यही जो विरोध में नया वर्ग था वो क्रांतिकारी वर्ग कहलाया। क्रांतिकारी वर्ग की डिमांड क्या थी? देखिए, क्रांतिकारी वर्ग क्या चाहता था और अपना लक्ष्य क्या निर्धारित करके चल रहा था। क्रांतिकारी वर्ग का लक्ष्य था कि यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म पर बल मिले, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के जन्म को दबाया न जाए, कोई भी सरकारें हो दबाए न, यानी कि सभी लोग स्वतंत्रता, समानता और एकता के रास्ते पर आसानी से चल सकें। वियना की संधि का ये लोग विरोध भी करते थे। वियना की संधि का ये लोग क्या करते थे? विरोध भी करते थे। और स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा न्याय पर आधारित समानता स्थापित करना, यानी कि विशेषाधिकारों का अंत करना, इनका मेन लक्ष्य था कि सभी लोगों को समान न्याय मिले, समानता का अधिकार हो, और जो विशेष लोगों को विशेष अधिकार मिलते हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, सभी को एक समान नजरिए से देखा जाए, इनका लक्ष्य था। देखिए, यूरोप में क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। यूरोप में क्रांतिकारी वर्ग के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं? जोसेफ मेजनी के बारे में पढ़े थे। जोसेफ मेजनी के बारे में क्या पढ़े थे हम? कि जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। और जोसेफ मेजनी क्या था? इटली का एक क्रांतिकारी था जो राजतंत्र का क्या था? घोर विरोधी था तथा रूढ़िवादी विचारधारा का विरोधी था। सभी विरोधी इसकी शैली से क्या रहते थे? भयभीत रहते थे। इससे इटली के एकीकरण की भावना को क्या मिलता था? बल मिलता था। इससे इटली के एकीकरण की भावना को बल मिलता था। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वाली क्लास में। जोसेफ मेजिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्थाओं को क्या की थी? स्थापना की थी। तो यंग इटली और यंग यूरोप जो था नामक जो संस्था थी, इनकी स्थापना करने वाला कौन था? जोसेफ मेजिनी। तो उसे भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, दिया गया है कि 1830 के वर्ष को यूरोप में कठिनाइयों का वर्ष कहा जाता है। 1830 को यूरोप के कठिनाइयों का वर्ष क्यों कहा जाता है? यूरोप के कठिनाइयों का वर्ष इसलिए कहा जाता है कि यूरोप में इस समय कृषक विद्रोह हुआ। इस समय क्या हुआ था? कृषक विद्रोह हुआ था। खेती में अनाज कम उत्पन्न हुआ, जनसंख्या तेजी से बढ़ी, इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? कठिनाइयों का काल कहा जाता है। इसी कठिनाइयों का काल, यानी कि 1830 को महान साल भी कहा जाता है। यानी कि 1830 इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1830 को महान साल भी कहा जाता है। इसी 1830 को यूरोप का कृषक विद्रोह भी कहा जाता है।
1830 में क्या हुआ था, यूरोप का कृषक विद्रोह हुआ था। इसी साल को कठिनाइयों का काल भी कहा जाता है और इसी साल को महान साल भी कहा जाता है। क्यों महान साल कहा जाता है, क्यों कठिनाइयों का काल कहा जाता है, क्यों यूरोप में कृषक विद्रोह हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए 1830 में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी, उत्पादन क्या हो गया, घट गया। उत्पादन जब घट गया, उद्योग धंधे बंद होने लगे, बंद हो गए तो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। जब बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी तो खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई। जब खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई तो लोग क्या हो गए, इसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके कारण यूरोप का इसे महान साल कहा गया। यानी कि इसके कारण जब महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न कीमतें बढ़ी तो लोग सड़कों पर उतर गए, जिसे यूरोप का महान साल कहा जाता है। इस स्थिति के कारण लोग परेशान हुए, अंततः यूरोप में गणतंत्र स्थापित हुआ। लोग परेशान होकर के और गणतंत्र की मांग करने लगे और पूरे यूरोप में क्या हुआ, गणतंत्र स्थापित हो गया। तो आप लोगों को इसे भी समझने की जरूरत है। अब देखिए अगला दिया गया है कि यूरोप में गणतंत्र की स्थापना से आए प्रमुख बदलाव। प्रमुख बदलाव कौन कौन से थे, क्या मानेंगे कि यूरोप में गणतंत्र की स्थापना हुई। देखिए गणतंत्र की स्थापना से क्या क्या बदलाव है, दिया गया है कि 21 साल से अधिक आयु के लोगों को 21 साल से अधिक आयु के लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। गणतंत्र जब स्थापित हुए यूरोप में तो 21 साल के से अधिक जो लोग हैं उम्र के, उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। काम की गारंटी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ, काम करने की गारंटी प्राप्त हुई। अगला क्या प्राप्त हुआ, उद्योग धंधे स्थापित किए गए, नए नए उद्योग धंधे स्थापित किए गए। बेरोजगारी में कमी आई। क्या हुआ, बेरोजगारी में कमी आई। आर्थिक विकास और मजबूत हुआ और लोगों के जीवन स्तर में कई सारे बदलाव आए। तो इन्हें भी आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यूरोप में जब गणतंत्र स्थापित हुआ तो क्या क्या नए नए बदलाव आए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इटली के एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण यूरोप की सरकार ने प्रयास किया कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए, परंतु सैन्य शक्ति एवं राज्य सत्ता ने इसे दबा दिया। और राज्य सत्ता कौन दबाया, देखिए यूरोप की कई सारी सरकारों ने प्रयास किया कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए, लेकिन उस समय मेटरनिख जो था, मेटरनिख इसने क्या किया, अपनी राज्य सत्ता के बदौलत जो जर्मनी का एकीकरण था उसको दबाए रखा। और जब इस जर्मनी के एकीकरण को दबाए रखा, जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दिया, तब क्या हुआ, अब प्रसा ने, अब एक जो राष्ट्र था प्रसा, उस प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी ले ली। अब क्या किया इसने, प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेवारी ली और कहा कि जर्मनी के एकीकरण हम करवाएंगे। और देखिए क्या हुआ, और वह कहा कि जर्मनी का एकीकरण होकर रहेगा। कौन कहा, प्रसा। यानी कि जर्मनी के एकीकरण का जिम्मेदारी कौन लिया था, प्रसा लिया था। और वह क्या कहा कि जर्मनी का एकीकरण होकर के रहेगा, जर्मनी का एकीकरण क्या हो रहेगा, होकर के रहेगा। अब देखिए जब उसने यह कहा तो प्रसा का जो शासक था, यानी कि मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, वह क्या था, ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन बिस्मार्क था। वह कौन था, ऑटोमन बिस्मार्क था। और यही बिस्मार्क जिसके नेतृत्व में प्रसा ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को जीत के लिए, यानी कि प्रसा ने क्या किया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को जीत लिया और जीतने के बाद एवं जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। प्रसा क्या करता है कि ऑटोमन जो बिस्मार्क है, ऑटोमन बिस्मार्क, इसके नेतृत्व में 3 देशों को जीतता है। कौन कौन देश थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, तीनों को जीत करके और जर्मनी का एकीकरण कर देता है। इसीलिए जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता किसे कहते हैं, ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता कहते हैं। यानी कि जर्मनी के एकीकरण का अग्रदूत कौन था, ऑटोमन बिस्मार्क। और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था, मेटरनिख। तो इसे भी आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा बने। तो 10 से 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनता है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय लगे। देखिए जनवरी 1871 में वारसाई में एक समारोह आयोजित हुआ। जनवरी 1871 में वारसाई में एक समारोह आयोजित हुआ एवं प्रसा के राजा
प्रसा के राजा जो थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण के बाद वर्साय में एक समारोह आयोजित हुआ और इस समारोह में प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम, इसी विलियम प्रथम को क्या घोषित कर दिया गया, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार से पूरे जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था। देखिए, इटली का एकीकरण, इटली में अनेक वंशानुगत राजा थे। इटली में क्या हो रहा था, वंशानुगत सत्ता स्थापित थी और वंश दर वंश राजा बनते जाते थे। अब देखिए हुआ क्या कि वंशानुगत सत्ता थी, तो वंशानुगत सत्ता के बाद यहाँ पे दे रहा है कि बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य था जो बिखरा हुआ था। इटली के एकीकरण को स्थापित करना चाहे, इटली का एकीकरण करना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि हैम्सबर्ग जो साम्राज्य था वह बिखरा हुआ था, कई पार्ट में बिखरा हुआ था हैम्सबर्ग साम्राज्य। इसलिए एकीकरण का जो इटली का एकीकरण करना था वो मुश्किल हो गया था। अब देखिए बिखरा हुआ था तो यहाँ लिखा है कि सार्डिनिया पिडमांट में इतावली राजघराने का शासन था। जो सार्डिनिया पिडमांट जो था वो अभी इन जो बिखरे हुए साम्राज्य थे उनमें से एक था और सार्डिनिया पिडमांट में क्या था, इतावली राजघराने का शासन था। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसके एकीकरण के लिए यानी कि इटली के एकीकरण के लिए, किसके एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए 3 व्यक्तियों का नाम महत्वपूर्ण लिया जाता है। यानी कि तीनों व्यक्तियों के योगदान से अंततः इटली का एकीकरण हो गया। और ये 3 व्यक्ति कौन थे, ये 3 व्यक्ति थे जोसेफ मेजिनी। इसे इटली के एकीकरण के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इसका जो सहयोगी था गैरिबाल्डी, इसका सहयोगी कौन था, गैरिबाल्डी कौन था, जोसेफ मेजिनी का सहयोगी था और यह भी क्या था, एक क्रांतिकारी था। जोसेफ मेजिनी ने लाल कुर्ती सेना की यानी कि लाल कुर्ती दल की स्थापना की। जोसेफ मेजिनी क्या किया था, लाल कुर्ती सेना की स्थापना किया था। और जोसेफ मेजिनी ने गैरिबाल्डी क्या किया था, लाल कुर्ती दल की स्थापना किया था। और गैरिबाल्डी ऑस्ट्रिया को हराकर एवं पूरे सिसिली पर इसने अधिकार कर लिया, क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसीलिए गैरिबाल्डी को महान विजेता की संज्ञा दी जाती है। गैरिबाल्डी को किसकी संज्ञा दी जाती है, महान विजेता की संज्ञा दी जाती है। तो इसे भी आपको याद रखने की जरूरत है कि गैरिबाल्डी को महान विजेता की संज्ञा क्यों दी जाती है। और कभी कभी यह भी कहा जाता है कि गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है, इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। और तीसरा नाम आता है काउंट डी काबूर का। काउंट काबूर क्या करता था, इटली का बिस्मार्क इसे कहा जाता है। काउंट डी काबूर को क्या कहा जाता है, इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। और इसने सार्जिनिया का यह क्या था, सार्जिनिया का पीएम था यानी कि प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था, सार्जिनिया का प्रधानमंत्री था। और सार्जिनिया का प्रधानमंत्री रहते इटली के एकीकरण के बाद, इटली के एकीकरण जैसे हुआ इसने क्या कर दिया, सार्डिनिया को इटली में मिलाने वाला व्यक्ति था। यानी कि सार्डिनिया को भी क्या कर लिया, इटली में मिला लिया। कौन, काउंट डी काबूर। इसीलिए इसे इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। यानी कि इटली के एकीकरण में ये तीनों जो लोग जो थे, जोसेफ मेजिनी, गैरिबाल्डी और काउंट डी काबूर, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि जो इटली का एकीकरण है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और थोड़ा सा एक पॉइंट में बना करके आप लोगों को दिया है कि ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ। देखिए ब्रिटेन पहले अंग्रेज यानी कि देखिए अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट तथा आयरिश, ये 4 द्वीपों जो थे, 4 प्रांत जो थे, इनसे मिल करके और बनता था ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। चूंकि ब्रिटेन पहले अकेले नहीं था, इन चारों को मिला करके ही ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और बाद में क्या हुआ कि एक संधि के द्वारा इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड को मिला दिया गया। और मिला करके, और देखिए बाद में आयरलैंड भी इनसे जुड़ा। बाद में क्या हुआ, आयरलैंड भी इससे जुड़ा। और
इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, तीनों चारों को मिला करके और एक नया जो साम्राज्य बना है इसी को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में 4 प्रांत आते हैं और 4 प्रांत कौन कौन थे? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स। क्या हुआ? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स। यानी कि ये चारों जो राज्य थे, चारों प्रांत, इनसे मिल करके और इंग्लैंड का एकीकरण होता है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और ब्रिटेन का एकीकरण जो है चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि आप लोगों का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसका नोट्स भी चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, चूँकि नोट्स बनाने का तो समय नहीं है और चाहे तो आप बना सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तो दोहराने में आप लोगों को कम समय लगेगा, आप अच्छे से दोहरा करके और इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।